Myself, Dr. Rajendra Pandey, Professor of Mathematics. Today, our topic of discussion is implicit method for solution of initial value problems. इस टॉपिक को समझने से पहले बेटर होगा कि मेरी पिछली वीडियो आप देखें तो उसमें रेफरेंस के तौर पर कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी और पूरे मैटर को टेक्स्ट को मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है इन सच ए ल्यूसिड मैनर सो दैट एन एवरेज स्टूडेंट्स मे बी एबल टू अंडरस्टैंड थारोली। तो आप इस वीडियो को देखें, हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के रूप में एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया है विद इन द लिमिट टी जे टू टी जे प्लस 1। तो यू डैश का इंटीग्रल इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन एफ टी यू का इंटीग्रल नहीं हो पाएगा क्योंकि यू ज्ञात नहीं है। ये तो मालूम है कि यू टी का फंक्शन है, लेकिन टी का कौन सा फंक्शन है ये पता नहीं है, इसलिए ये इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एफ को पॉलिनॉमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और पॉलिनॉमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए इंटरपोलेशन मेथड यूज किया जाता है। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड को यूज करके इसे हम पॉलिनॉमियल के रूप में लिख सकते हैं। यदि टी जे प्लस 1 से लेकर के टी जे माइनस के माइनस 1 तक इन सारे वैल्यूज टी के इन सभी वैल्यूज के लिए एफ के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यदि मालूम होते, एक्चुअल में मालूम है नहीं, हम केवल एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मालूम होते तो हम पी के रूप में एक के डिग्री पॉलिनॉमियल बना सकते हैं। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस यूज करके इस तरह से एक पॉलिनॉमियल बन जाएगी के डिग्री की। ये अब इसको के डिग्री पॉलिनॉमियल पी के को इक्वेशन नंबर 2 में आप रिप्लेस कर दें इसमें एफ की जगह में, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसमें पूरी पॉलिनॉमियल को न इंटीग्रेट करके केवल 3 टर्म्स को कंसीडर करें इंटीग्रेट करने के लिए, तो इन 3 टर्म्स का इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ यूज करना है। जैसे टी माइनस टी जे प्लस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा टी माइनस टी जे प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से ये सब इंटीग्रल करना है और डेल स्क्वायर और डेल ये नेबुला की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमें इस तरह का एक इक्वेशन मिलता है यू जे प्लस। इक्वेशन नंबर 3 के रूप में हमें यू जे प्लस 1 की वैल्यू मिलेगी, जिसमें जे प्लस जे माइनस 1 को जे से रिप्लेस कर देंगे, यानी जे को जे प्लस 1 से। तो ये इस रूप में फाइनली हमको एक इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन में j इज इक्वल टू 0 1 2 3 लिख करके आप u के डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड में अगर आप थोड़ा वॉच करें तो ये देखेंगे कि एफ जे प्लस 1 और एफ जे प्लस 2 मालूम होगा तभी यू जे प्लस 2 निकलेगा, और एफ जे प्लस 1 और एफ जे प्लस 2 तब ज्ञात होंगे जब हमारे पास यू जे प्लस 1 और यू जे प्लस 2 मालूम होता। लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में तो हमें केवल F0 दिया रहता है, यानी F1 F2 की मान हमें ज्ञात करने के लिए U1 U2 चाहिए। डायरेक्टली ये मान नहीं निकलेगा, और U1 U2 का जो मान हम प्राप्त करेंगे किसी
सिंगल स्टेप मेथड से, जैसे टेलर सीरीज मेथड या आयलर मेथड यूज करके U1 U2 का जब मान ज्ञात कर लेंगे तो ये फिर जो मान निकलेगा वो U2 का ही मान निकलेगा। जो हम सिंगल स्टेप मेथड से U2 का मान और करस्पॉन्डिंग F2 का मान और F1 का मान निकालेंगे, उससे अगेन हमको U2 की वैल्यू ही मिलेगी, कोई नई वैल्यू नहीं मिलेगी। यही कारण है कि इस मेथड को हम इम्प्लिसिट मेथड कहते हैं। और इसका दूसरा नाम करेक्टर मेथड भी है, क्योंकि जो पहले हमने U2 सिंगल स्टेप मेथड से प्राप्त किया उसी को ये और रेक्टिफाई करता है, करेक्ट करता है। U2 पहले से ही हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलेगी U2 की इस मेथड से, इस मेथड का नाम एक पर्टिकुलर है एडम्स माल्टन मेथड। एडम्स माल्टन मेथड, माल्टन मेथड, इस इक्वेशन को हम एडम माल्टन मेथड, ये प्रेडिक्ट कोरेक्टर मेथड है या इम्प्लिसिट मेथड भी कहलाता है। यही कारण है क्योंकि डायरेक्टली नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलती, हमें जो वैल्यू ज्ञात है अगेन वही रेक्टिफाई होकर के, मोर करेक्ट होकर के, ज़्यादा शुद्ध होकर के परिशोधित मान हमें मिलता है। अब दूसरी बात यह है कि जो हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में इंटीग्रल किया था tj टू tj+1 लिमिट के अंदर, अगर हम इस लिमिट को चेंज कर दें tj-1 टू tj+1, अगर ये इंटीग्रल करें tj की जगह tj-1 रिप्लेस कर दें इंटीग्रल में, तो और सेम पॉलिनोमियल को हम ये f की जगह में पॉलिनोमियल रख लेंगे, p के जैसा पहले ऊपर बनाया है हमने उसी पॉलिनोमियल को f की जगह रख लेंगे। इसमें अंतर ये है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमने बदल दिया है, लोअर लिमिट को tj के बजाय tj-1 कर दिया है, तो एक डिफरेंट मेथड क्रिएट हो जाता है। आप इंटीग्रल करेंगे pk की वैल्यू रख करके 3 टर्म्स पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करिए, केवल आगे के टर्म्स भी ले सकते हैं, जितना आगे के टर्म्स लेंगे हमारी वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट आएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेशन बढ़ती जाती है। तो दोनों के बीच हम एक कंप्रोमाइजिंग आइडिया अपनाते हैं, केवल 3 ही टर्म इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये एक दूसरा मेथड मिलता है। इसमें भी fj+2 जब ज्ञात रहेगा तब uj+2 निकलेगा। fj+2 तब ज्ञात होगा जब पहले से हमें uj+2 मालूम हो, और यानी कि सिंगल स्टेप मेथड से fj+1 और fj+2 ज्ञात हो तो अगेन हमको uj+2 ही मिलेगा। यानी ये मेथड भी एक इम्प्लिसिट मेथड है या करेक्टर मेथड है और परिशोधित कर रहा है मान को। U2 पहले से ज्ञात भी करते हैं, फिर इसको अप्लाई करके U2 की ही वैल्यू प्राप्त करते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है जो पहले हमने निकाला है उसमें। इस मेथड का भी एक पर्टिकुलर नाम है मिल्नी-सिम्पसन मेथड। मिल्नी-सिम्पसन मेथड, इससे लास्ट जो इक्वेशन हमने लिखा है इसकी नाम है, इसको एडम माल्टन मेथड नाम है। अब इन दोनों फार्मूले से आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।